हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस। काफ़ी टाइम हो गया ना हमारे वीडियो आए हुए। इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स का पार्ट 1 और अब पार्ट 2 लेके आए हैं। थोड़ा वक्त हो गया है बट आप लोग को मैं फटाफट से रिकॉल करा देता हूँ कि हमने पार्ट 1 में ये देखा था कि फूड रिसोर्सेज को हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे हायर यील्ड कर सकते हैं। उसके लिए कुछ हमने वहाँ पे टॉपिक देखे थे, कुछ फैक्टर्स देखे थे। जैसे कि अगर फील्ड में इतने क्रॉप हो रहे हैं, अभी हाइट उसकी कम है और उसको हम ज़्यादा हाइट पे ले जाए, ठीक है, तो एक हायर यील्ड हो गया। अगर हम एक ही साथ एक फील्ड में एक से ज़्यादा क्रॉप साइमल्टेनियसली ग्रो करते हैं तो आपका प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा और हमारी डिमांड फुलफिल हो सकती है। ऐसे सारे टॉपिक हमने देखे थे लास्ट टाइम। और फिर लास्ट में मैंने पार्ट 1 में मैन्योर और फर्टिलाइजर पे रोका था वीडियो। अगर फिर भी आपको पूरा वीडियो याद करना है, देखना है, तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। ओके, तो शुरू करते हैं यहाँ पे जहाँ पे रोका था लास्ट टाइम, मैन्योर और फर्टिलाइजर से ही। तो इन दोनों के बीच में फ़र्क क्या है? तो फ़र्क ये है कि ये जो है ये नेचुरली या फिर फील्ड में फॉर्म होता है, मतलब जबकि ये फैक्ट्रीज में फॉर्म किया जाता है केमिकली। केमिकली इनऑर्गेनिक सॉल्ट सिंथेसाइज किया जाता है, उससे फर्टिलाइज़र कहते हैं हम। यहाँ पे मैन्योर में दूसरा पॉइंट ये आएगा कि अगर इसे हम एक्सेस यूज़ कर लें तो वो सॉइल को हार्मफुल नहीं रहता, जबकि इसका एक्सेस यूज़ सॉइल के लिए हार्मफुल होता है। इसमें ह्यूमस प्रेजेंट रहता है, इसमें एब्सेंट रहता है। इसमें कंपेरेटिवली रीच होते प्लांट न्यूट्रिएंट्स। प्लांट न्यूट्रिएंट इसमें इंश्योर ज़्यादा होते हैं, इसमें लेस होते हैं प्लांट न्यूट्रिएंट्स। ओके, तो ये इसके कुछ डिफरेंस के पॉइंट हो गए, 4 हो गए। कम से कम आप 3 याद कर सकते हो, उसको पूरे प्रॉपर स्टेटमेंट में पर बना के लिखना। ओके, तो ये तो बात हो गई मैन्योर और फर्टिलाइजर की। आपको इसका एग्जांपल बता दूं, जैसे कि काउडंग केक। काउडंग केक पता है ना, गोबर को ऐसे वो लगाते हैं दीवार पे और फिर सूख के उसका यूज़ करते हैं। फिर कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट जो होता है अर्थवॉर्म से बनता है, उसको एक बैग में पैक करके बनाया जाता है। फिर ग्रीन मैन्योर, ये सारे उसके एग्जाम्पल हैं। और जबकि हम इसकी बात करें फर्टिलाइज़र की, तो फर्टिलाइज़र में मेन जो है NPK फर्टिलाइज़र बनता है, क्योंकि इसमें मेन 3 मेजर न्यूट्रिएंट जो है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, वो मिल जाते हैं। तो इसीलिए जैसे एक ये आपने नाम सुना होगा इफ़को, जो कि यहाँ पे ही है अहमदाबाद से कुछ दूर मेहसाणा के पास। तो वो जो है वो इसका प्रोडक्शन करता है। फिर यूरिया होता है, उसका भी ज़्यादा यूज़ किया जाता है फार्म्स में। तो ये जो है वो फर्टिलाइज़र के एग्जाम्पल हुए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा बढ़ते हैं, जो कि इरीगेशन है। क्योंकि जितना प्लांट को न्यूट्रिएंट देना ज़रूरी है, उतना ही उसको इरीगेशन देना ज़रूरी है। क्या विदाउट वाटर प्लांट सर्वाइव कर पाएगा? जी नहीं। हर एक प्लांट की अलग अलग होती है, मतलब कैरेक्टरिस्टिक, किसी को कम चाहिए, किसी को ज़्यादा चाहिए, पर पानी तो सबको चाहिए। इसीलिए इरीगेशन जो है वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। उसके लिए 4 मेथड है। पहली मेथड की बात करूँ तो वेल। आप लोगों ने ये ट्रेडिशनल मेथड है, ये हर एक विलेज में देखा ही होगा। हर एक विलेज में एक वेल तो होता ही है, ठीक है। वेल, स्टेप वेल, ऐसे नाम सुना होगा आपने, राइट। तो ये जो है वो स्पेसिफिक इसीलिए बनाया जाता था गांव में या फिर फार्म्स के पास, कि वहाँ पे वाटर स्टोर रहे, बारिश का या जो भी गांव का बहता हुआ पानी उसमें स्टोर हो जाए, और फिर उसमें से वो लोग वाटर लेके इरिगेशन के लिए यूज़ करते थे। कैनाल्स जो है ये थोड़ी मॉडर्न सिस्टम है। कैनाल्स में क्या किया जाता है कि जैसे कोई रिवर है या फिर उसका डैम है, तो वहाँ से एक पार्ट छोटा सा लिया जाता है कैनाल, और वो आसपास के हर एक फार्म को वहाँ पे वाटर प्रोवाइड कराएगा। ओके, तो ये सिस्टम हो गई कैनाल सिस्टम, जो कि आपने देखा होगा। यहाँ पे नर्मदा रिवर की कैनाल जाती है, काफ़ी बड़ी सी, जिसमें काफ़ी पानी रहता है, आपने देखा होगा, ठीक है। तो वो कैनल, रिवर लिफ्ट सिस्टम। अब जहाँ पे जैसे ये कैनल पॉसिबल नहीं है और रिवर की कोई पार्ट जाता है, तो कुछ लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट पंप लगा के या मोटर जिसे हम कहते हैं, उससे लगा के डायरेक्ट वहाँ से पाइप से अपने फार्म में वाटर ले लेते हैं रिवर से डायरेक्ट। उससे कहते हैं रिवर लिफ्ट सिस्टम। वो वहाँ पे ऐसे पाइप लगा देते हैं और पंप से अपने फार्म, आसपास रिवर से कुछ ही दूरी पे उनके फार्म होते हैं, तो वहाँ पे ऐसे ले सकते हैं। तो रिवर लिफ्ट सिस्टम। पर ये ऐसा नहीं हो सकता कि जैसे कि अहमदाबाद में रिवर है
और महसाना वाला रिवर लिफ्ट सिस्टम करे वैसा नहीं हो सकता। जो पास पास में मतलब रिवर के आसपास कुछ एरिया तक जो है फार्म होते हैं वहाँ पे ये सिस्टम हो सकती है। टैंक्स, जैसे हमारे घर पे होता है, टैंक्स होती है ना, जैसे ओवरहेड टैंक होती है हमारे घर पे या अंडरग्राउंड टैंक होती है जहाँ पे हम वाटर स्टोर करते हैं और हमारी डेली जो भी रिक्वायरमेंट होती है वाटर की वो उसमें से फील होती है। हमारे टैप में वाटर कहाँ से आता है, तो टैंक में से, क्योंकि उसमें स्टोर रहता है। वही सिस्टम करते हैं अभी मॉडर्न फार्मर्स। क्या करते हैं, एक बड़ी सी टैंक बना देते हैं, ठीक है, वहाँ पे उनके फार्म में, और वहाँ पे वो म्यूनसिपलिटी का वाटर या फिर उनकी तरह से हार्वेस्ट किया हुआ वाटर वहाँ पे स्टोर रखते हैं, और जब ज़रूरत होती है इरीगेशन की तब उसमें ऑन कर देते हैं टैप और फिर इरीगेशन कर लेते हैं। तो ये इतनी सिस्टम हो गई इरीगेशन की। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि है क्रॉपिंग पैटर्न्स। जैसे इसका मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया था फर्स्ट पार्ट में कि मिक्स क्रॉपिंग और इंटर क्रॉपिंग करने से एडवांटेज रहता है कि आप एक ही साथ सेम टाइम पे दो क्रॉप या दो से ज़्यादा क्रॉप ग्रो कर सकते हो। तो यहाँ पे दो है, मिक्स क्रॉपिंग और इंटर क्रॉपिंग। तो आप सोच रहे होगे अब इन दोनों में फ़र्क क्या है, तो फ़र्क ये है इसमें कोई पैटर्न्स नहीं होती, नो पैटर्न्स। उसको जस्ट मिक्स किया एक साथ एक ही फार्म में, जो एक दूसरे को हार्मफुल नहीं रहते, एक दूसरे को सपोर्ट करते ग्रो करने में, ऐसे कॉम्बिनेशन वाले प्लांट्स को ग्रो किया जाता है। जैसे कॉम्बिनेशन एग्जांपल मैंने दिए, जैसे वीट प्लस ग्राम, वीट प्लस मस्टर्ड, ग्राउंड नट प्लस सनफ्लावर, ऐसे। जैसे ग्राउंड नट और सनफ्लावर के जो सीड्स है उनको मिक्स करके डाल दिया, ऐसे कोई पैटर्न नहीं रखी। जबकि प्रॉपर पैटर्न वाइज रखना पड़ता है, उसको बोलते हैं इंटरक्रॉपिंग। जैसे मैंने यहाँ पे एक डायग्राम भी ड्रॉ करके बताया है। जैसे यहाँ पे मैंने समझ लो कि ये सोयाबीन का प्लांट लिया और ये मेज़ का, तो एक मैंने रो रखी सोयाबीन की, फिर एक मेज़ की, फिर एक सोयाबीन की, ऐसे ऐसे दो दो, मतलब ऐसा जरूरी नहीं एक एक ही ऑल्टरनेटिव रखो, दो रो सोयाबीन की रखो, एक मेज़ की रखो, ऐसे भी कर सकते हो, पर इन शॉर्ट एक पैटर्न में होना चाहिए, ठीक है। तो इंटरक्रॉपिंग होता है, इसके कॉम्बिनेशन ऐसे ही चलते हैं। अगर ऐसे ही मिक्स कर दिया तो फिर वो प्रॉपर ग्रो नहीं होगे, उसमें वीड्स ज़्यादा ग्रो होगे। तो इंटरक्रॉपिंग में जो कॉम्बिनेशन वाले हैं जैसे सोयाबीन, मेज़, फिंगर मिलेट, काउपी, ये सारे जो है वो एक प्रॉपर पैटर्न में ग्रो हो गए, और ये जो है वो ऐसे ही ग्रो हो सकते हैं, उसके लिए कोई पैटर्न बनानी ज़रूरी है, उसमें ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो ये बात हो गई मिक्स क्रॉपिंग और इंटर क्रॉपिंग। आई होप उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, और उसके ये एग्जाम्पल स्पेशली याद रखना अच्छी तरह से, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में भी तो आ सकते हैं, और अगर इसका टॉपिक आए तो उसमें भी आपको एग्जाम्पल लिखने में यूजफुल रहेगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक जाते हैं हमारा क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। हमने सारी चीज़ें कर ली, मतलब कि जब हमने सीड सो किया फार्म में, वहाँ से लेके उसे न्यूट्रिएंट देने से, इरिगेशन देने से, और सारी चीज़ें कर ली, और क्रॉप भी अच्छा ग्रो हो गया, पर उसको उसके बाद प्रोटेक्ट नहीं किया तो अभी सारी मेहनत बर्बाद। तो इसीलिए उसको प्रॉपर प्रोटेक्शन देना भी ज़रूरी है, और उसमें 4 फैक्टर है जहाँ पे उसको हमें प्रोटेक्शन देना ज़रूरी है। पहला फैक्टर है वीड कंट्रोल। वीड का मतलब क्या होता है कि जो अननेसेसरी क्रॉप ग्रो हो जाता है ना, हमें ज़रूरत नहीं है वैसे अननेसेसरी प्लांट या ग्रास जैसा जो भी ग्रो हो जाता है हमारे क्रॉप के आसपास, ठीक है, उसे हम वीड कहते हैं। और वो क्या करता है कि वो compete करेगा, उसे भी सोर्सेज चाहिए अलाइव रहने के लिए, तो हमारे क्रॉप को जो दिए गया वाटर है या न्यूट्रिएंट या सनलाइट है, सब में वो उसको क्या करेगा, compete करेगा, उसके रिसोर्सेज वो उससे छीनेगा, तो हमारे क्रॉप को प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं मिल पाएंगे ग्रो होने के लिए, इसीलिए उसको रिमूव करना ज़रूरी होता है। और वीड कंट्रोल इसीलिए ज़रूरी कि उसको क्या कर दो, रिमूव कर दो। उसको रिमूव करने से क्या होगा कि हमारा क्रॉप पूरा रिसोर्सेज गेन कर पाएगा। वीड के 2-3 एग्जांपल बता देता हूँ, जैसे एक है ज़ैंथियम। ज़ैंथियम है, फिर पेरेंथियम है, ठीक है। ये दो जो है वो कॉमन वीड जो देखे जाते हैं फार्म्स में, फील्ड्स में, उसके नाम मैंने तो बताए, ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। यहाँ पे प्रोटेक्ट क्रॉप फ्रॉम पेट्स अटैक। यहाँ पे आप लोगों ने अभी सुना होगा कि वो लॉक्टस करके जो था तीड़, उसका अटैक हुआ था बहुत सारे फार्म्स में, गुजरात में ही काफ़ी सारे फार्म में उन लोगों ने आतंक मचा के रखा था, काफ़ी क्रॉप खराब कर दिए थे। ये आज से कुछ महीनों पहले की बात कर रहा हूँ, अभी 2020 की ही, ठीक है। तो ये पेट्स मतलब सिर्फ ऐसा नहीं कि कोई ऐसे तीड़ जैसे, मतलब इंसेक्ट भी हो सकते हैं पेट्स में। यहाँ पे ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ऐसे तीड़ जैसे ही हो, उसमें इंसेक्ट्स, बर्ड्स ऐसे काफ़ी सारे कुछ कुछ एनिमल भी आ सकते हैं, तो जिनसे हमें प्रोटेक्ट करना पड़ता है। तो उसके प्रोटेक्शन के लिए मेन जो चीज़ यूज़ की जाती है वो होता है हर्बिसाइड, या मतलब पेस्टिसाइड ही कह दो,
पेस्टिसाइड में सारी चीज़ें आ जाती है, इंसेक्ट बस पेस्टिसाइड में हर्बिसाइड, इंसेक्टिसाइड सारी चीज़ें आ जाती है। बट इसका भी एक्सेस यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके एक्सेस यूज़ से क्या होता है कि मतलब ये भी काइंड ऑफ केमिकल ही है, तो इसकी वजह से बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन होता है जो आप नेक्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ोगे, और वो हार्मफुल भी रहता है सॉइल के लिए भी, क्रॉप के लिए भी और हेल्थ के लिए भी हमारे। तो इसका भी एक्सेस यूज़ नहीं करना चाहिए। उसके अलावा भी इसमें ऐसे अभी जैसे बायो फर्टिलाइज़र ढूंढे गए हैं, वैसे बायो पेस्टिसाइड भी होते हैं कि जो हार्मफुल नहीं होते, तो ऐसी चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। प्रोटेक्ट प्लांट्स फ्रॉम डिसीजेज, जैसे हमें डिसीज होता है वैसे प्लांट को भी डिसीज हो सकता है, क्योंकि वो भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और उनको भी जो होता है डिसीज, उसके मेन रीज़न जो होते हैं वो पैथोजेंस होते हैं। पैथोजेंस लाइक बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, ये सबसे उन्हें भी होता है, फंगस। तो उसके लिए प्लांट्स को हमें हाइजीनिक कंडीशन देनी चाहिए, क्योंकि इनको भी जैसे हमें होता है वैसे इनको भी फूड, मतलब कि उनके जो न्यूट्रिएंट है वाटर या एयर में से ये पैथोजेंस लग सकते हैं और उन्हें डिसीज हो सकता है। तो एयर तो हम चलो प्योर नहीं दे सकते, फार्म ओपन होता है, ठीक है, पर बाकी चीज़ों को तो कंट्रोल कर सकते हैं ना, जो हम उन्हें फूड देने वाले न्यूट्रिएंट और वाटर जो इरीगेशन के लिए, तो वो उन्हें प्योर दिया जाए, ताकि वो जो है वो हाइजेनिक कंडीशन में रहे प्लांट और उन्हें डिसीज ना हो, ठीक है। उसके बाद है स्टोरेज ऑफ ग्रेन। सारी चीज़ें हमने यहाँ तक भी अच्छी तरह से कर ली मैनेज। अब अगर जो हार्वेस्ट हुआ वो ग्रेन्स को हमने अच्छी तरह अच्छी जगह से स्टोर नहीं किया, क्योंकि एक साथ तो सारी चीज़ें मार्केट में जाएगी नहीं सेल होने के लिए, उसको कुछ कुछ करके जाएगा, तो वो जो हार्वेस्ट हुआ उसको स्टोर नहीं किया तो वो भी वेस्ट हो सकता है और काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो इसके लिए उसको कैसी जगह पे स्टोर करना चाहिए? ड्राई प्लेस पे, बिल्कुल भी जहाँ पे मॉइस्चर ना हो, क्योंकि मॉइस्चर की वजह से ख़राब हो सकता है वो ग्रेन। फिर वहाँ पे रेड्स या इंसेक्ट्स ना हो, नहीं तो वो भी उसे ख़राब कर सकते हैं। तो ऐसे ड्राई और क्लीन प्लेस पे उसे स्टोर करना चाहिए, जिसकी वजह से ग्रेन्स वहाँ पे लॉन्ग टाइम तक स्टोर है। और कुछ कुछ वेजिटेबल्स और उनको कोल्ड स्टोरेज में रखना चाहिए, कि जी को जो फ्रूट्स और वेजिटेबल जो है वो ऐसे ड्राई प्लेस पे या नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे भी रखोगे तो अभी ख़राब हो जाएंगे, तो उन्हें कोल्ड स्टोरेज में रखना चाहिए ताकि वो लॉन्ग टाइम के बाद भी यूज़ कर सकें। तो ये था हमारा पूरा आज का जो टॉपिक, जिसमें प्लांट के रिलेटेड क्या क्या हमें मैनेजमेंट करना चाहिए हायर क्रॉप यील्ड के लिए, वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब जो नेक्स्ट इसका पार्ट 3 आएगा, जिसमें हम देखेंगे एनिमल हस्बेंड्री और कैटल फार्मिंग के बारे में। ओके, तो जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।